तो मध्य प्रदेश में गुप्त काल, हेडिंग डालिए, मध्य प्रदेश में गुप्त काल। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गुप्त काल के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं, मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। तो गुप्त काल का शासन मध्य प्रदेश में कहां कहां रहा, कौन से शासक मध्य प्रदेश से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है मौर्य काल से, क्योंकि मौर्य काल का मध्य प्रदेश में एक प्रमुख स्थान है, और एक बनते हैं गुप्त काल से। ठीक, तो गुप्त काल की स्थापना किसने की थी? बताओ जरा, किसी को पता हो तो। गुप्त काल की स्थापना सुमित, श्री गुप्त ने की थी। गुप्त काल की स्थापना का श्रेय किसी को जाता है? श्री गुप्त को जाता है। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि गुप्त काल की जब स्थापना ही नहीं होती तो यहाँ पर रामगुप्त, समुद्रगुप्त, इनका नाम मेंशन नहीं होता। तो हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा। तो मध्य प्रदेश में या ओवरऑल गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, जिसके अंदर हम सबसे प्रमुख शासक जो हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो कौन है? समुद्रगुप्त। हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ का विजय वर्णन मिलता है, मतलब प्रयाग में, इलाहाबाद प्रयाग, वहां पर समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण पद में या दक्षिण में जो विजय अभियान चलाया था उसका उल्लेख मिलता है। कहां पर? इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति पर। तो यही वाले क्वेश्चन आते हैं कि हाँ भाई, इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति पर किसका वर्णन मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमको क्या याद रखना है? गुप्त काल को याद रखना है। जैसे देखो, जब अगर अपन गुप्त काल की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले कौन हुए थे? चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे। चलो उनको नाम तो एटलीस्ट लिख लो, डायरेक्टली गुप्त काल मत लिखो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट नंबर पे लिख लो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक। श्रीगुप्त के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त प्रथम आए। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम मैं इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि इनका कुछ खास संबंध मध्य प्रदेश से नहीं रहा है। ठीक, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, प्रारंभिक गुप्तों में चंद्रगुप्त प्रथम का शासन मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रहा। इसके पश्चात उत्तराधिकारी उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की सीमाएं फैलाने का प्रयास किया। ठीक, इनके बारे में कुछ खास जानकारी मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से नहीं मिलती, लेकिन मध्य प्रदेश में इनका भी शासन रहा है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलाहाबाद में जो प्रयाग है में समुद्रगुप्त की जो उसने दक्षिण पथ में विजय का वर्णन है वो मिलता है। इस अभियान ने समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भाग से होता हुआ उड़ीसा तक पहुंचा था, क्योंकि इसमें जो समुद्रगुप्त है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भाग से होता हुआ कहां पहुंचा था? उड़ीसा पहुंचा था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि समुद्रगुप्त का वर्णन कहां पे मिलता है? तो इलाहाबाद। कहां मिलता है? इलाहाबाद में के प्रयाग में। इलाहाबाद के प्रयाग, इलाहाबाद के प्रयाग में समुद्रगुप्त की, लिखिए मैं बोल रही हूं, इलाहाबाद प्रयाग में समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ विजय का वर्णन मिलता है। दक्षिण पथ विजय का वर्णन मिलता है। ठीक, कहां से मिलता है? इलाहाबाद प्रयाग से।
और ये जो समुद्रगुप्त है इनके टाइम पे हमने देखा अभी सागर, एरन देखा हमने एक प्लेस, एरन पुराना, अब क्या है ये सागर। तो इनके समय में एरन को क्या नाम से जाना जाता था? स्वभोग नगर। क्या नाम से जाना जाता था? स्वभोग नगर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई स्वभोग नगर किसके शासन काल में कहा जाता था? ये समुद्रगुप्त के शासन काल में एरन को किस नाम से जाना जाता था? तो ठीक, एरन जो अभी कहां पर पड़ रहा है? सागर में। तो उसको पहले या समुद्रगुप्त की शासन काल में स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था। और समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो हमको कहाँ से प्राप्त हुए? ये इंपॉर्टेंट है। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो हमको मिले हैं बनमाला तथा सकौर। ये भी मध्य प्रदेश में इधर ही आजू बाजू का कोई प्लेस होगा, वहां से हमको क्या मिले हैं? इनके सिक्के प्राप्त हुए। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमको याद रखना है, इलाहाबाद प्रयाग में समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ विजय का वर्णन मिलता है। एरन सागर जिसको समुद्रगुप्त के टाइम पे किस नाम से जाना जाता था? स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था। प्लस उसके जो सिक्के हैं वो हमको कहां से मिले हैं? बनमाला और सकौर से। यार 1 मिनट रुकना बेटा। अच्छा 2 खुले हुए हैं, वेट करिए 1 मिनट। तो ये देखो ना, ये डबल खुल गया और ऊपर से ये इसमें लिखा रहा है, क्या करूँ उसका? हटा दूं? हाँ हटा दूँ। और एक को बंद कर दो। अब ठीक है? अब हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में नोट डाउन कर लिया था ना? नेक्स्ट शासक पे चले जाए, रामगुप्त जी के पे बोलते भी जाओ, पता चलेगा मुझे कि हाँ भाई सुन रहे हो। समुद्रगुप्त के बारे में 2 चीजें पता चली। एक तो उसके शासन काल में एरन को स्वभोग नगर कहा जाता था, दूसरी बात उसके सिक्के बनमाला और सकौर से मिले हैं। और इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये अभी मैं बताऊंगी इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, तो वो भी किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अंदर किस वंश के शासक या किस शासक का वर्णन मिलता है? तो वो किसका वर्णन मिलता है? समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट शासक देख रहे हैं हम रामगुप्त। रामगुप्त का भी संबंध किससे रहा है? मध्य प्रदेश से रहा है। ये जो रामगुप्त जी है, ये रामगुप्त का साक्ष्य, रामगुप्त के बारे में साक्ष्य हमको मिलते हैं विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम नाटक सभा में मध्य प्रदेश के विदिशा से। देखो मध्य प्रदेश के जो विदिशा है वहां पर विशाखा दत्त की क्या है? एक रचना, क्या? देवी चंद्रगुप्तम नाटक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसका है? तो यहां पर आएगा विशाखा दत्त। इसके जो साक्ष्य हैं किससे मिले हैं? विशाखा दत्त का नाटक है। उस नाटक का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। उसका नाम है देवी
चंद्रगुप्तम किसका नाटक है? विशाखादत्त का। ठीक, मध्य प्रदेश के विदिशा में। ये कहां पर था? विदिशा। यहां से रामगुप्त के साक्ष्य मिले हैं। प्लस सेकंड नंबर का जो साक्ष्य है वो क्या है? एरण। एरण से क्या हुआ है? रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। एरण से रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, आइए चीज समझ में। रामगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? एक तो मिलती है देवी चंद्रगुप्तम नाटक से, जिसके रचयिता कौन है? विशाखादत्त। और सेकंड हमको कहां से मिली है? एरण से, क्योंकि एरण में हमको क्या प्राप्त हुए हैं? रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, नोट डाउन करिए इतना। हो गए बेटा नोट डाउन? आगे बढ़े। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो रामगुप्त संबंध कहां से? विदिशा से। ठीक, विदिशा के साथ साथ देवी चंद्रगुप्तम किसका नाटक है? विशाखादत्त का, जिसमें किसके बारे में जानकारी मिल रही है? रामगुप्त के बारे में जानकारी मिल रही है। और ये क्वेश्चन आता है कि रामगुप्त के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? तो रामगुप्त के सिक्के हमको कहां से प्राप्त हुए? एरण से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, अब रामगुप्त के बारे में बाद में कौन आएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये हमारे उज्जैन से रिलेटेड, हमारे एमपी के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट राजा यही है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक, इनका जो शासनकाल है वो आप याद रखिएगा। इनका जो शासनकाल है जो पूछा जाता है वो लिखा दे रही हूं, 375 AD से 415 ईस्वी। ठीक, इनका आपको क्या करना है? शासनकाल भी याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय का, क्योंकि इनके बारे में जितना बढ़ा जाए उतना कम भी है और इनके बारे में क्वेश्चन बनते ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो क्या थे? रामगुप्त के बाद क्या बैठे? सिंहासन पर बैठे। कहाँ के? मगध के सिंहासन पर बैठे। विदिशा के अभियान का पता, अब इनके जो विदिशा का अभियान है उसका पता हमको कहाँ से मिलता है? उदयगिरी के गुफा लेख से मिलता है। उदयगिरी का जो गुफा लेख है उसके अंदर से चंद्रगुप्त द्वितीय के विदिशा के अभियान का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मगध में बैठे रहे होंगे, और आफ्टर ऑल वो एक चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने पूरे इंडिया या पूरी चीजों को ट्रैवल किया था। ठीक, तो क्या यहाँ पर विदिशा जो एमपी में पड़ता है उसके अभियान का पता किसके माध्यम से चलता है? उदयगिरी के गुफा लेख से। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट यही आ जाएगा हमारे पास। रामगुप्त के बाद बैठे, राम गुप्त के बाद मगध के सिंहासन पर बैठे। किसके बाद? रामगुप्त के बाद। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इनके विदिशा अभियान का पता। कहाँ के अभियान का? विदिशा, विदिशा अभियान का पता कहां से मिलता है? उदयगिरी के गुफा लेख से मिलता है।
उदयगिरी के गुफा लेख से मिलता है। ठीक, 2 पॉइंट हो गए अब हमारे पास। रामगुप्त के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठे थे। अब इनके विदिशा अभियान का पता किससे चलता है? उदयगिरी के गुफा लेख से चलता है। इनके जो सिक्के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के हमको कहां से प्राप्त हुए? मालवा के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, सकौर से, सिहोरा से, ठीक, सिवनी से, हरदा से, बमनासा। इतनी सारी चीजें, इतने सारे जगह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो एक माइंड में क्लियर इमेज कि यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो मालवा के आजू बाजू के क्षेत्र से संबंधित था, विदिशा से संबंधित था। ठीक, तो ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत है। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमको मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से इतना याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं भैया कुमारगुप्त। इतना नोट डाउन हो गया? करिए जल्दी। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम। बीच में हाँ हूँ करते रहा करो, नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं अकेले बोल रही हूँ। यस मैम। चलिए, ये तो नोट डाउन हो गया? यस मैम। चलिए ठीक हाँ है, मैम। आगे बढ़ते हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं कुमारगुप्त। 4th नंबर पे आते हैं हमारे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, ठीक। अब जो कुमारगुप्त है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी, ये कौन रहेंगे? अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसने अपने शासन को संभाला था? कुमारगुप्त ने, ठीक। उसके अभिलेखों में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में कुछ राज्यपाल और सामंतों का पता चलता है। इनके जो अभिलेख है कुमारगुप्त के, इसके अंदर मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र है उनके कुछ राज्यपाल के बारे में लिखा हुआ है, कुछ सामंत के बारे में लिखा हुआ है। गुना जिले के तुमैन अभिलेख से। कैसा मैम? वो ये 5th होगा ना, कुमारगुप्त? तो 5th लिख लो। यस मैम। 5th हो रहा तो 5th लिख लो बेटा। ये लो, चलो कुमारगुप्त गुना जिले के तुमैन अभिलेख से। तुमैन अभिलेख अभी मैंने बताया था कहां से मिला है? गुना, अशोकनगर, ठीक। तो तुमैन अभिलेख से तुम्ब वंश के शासक घटोत्कच गुप्त मंदसौर से प्राप्त अभिलेख में दशपुर में सेनापति बंधु वर्मा का शासन करने का उल्लेख है। देखो कुमारगुप्त गुना अशोकनगर दोनों जगह से मिले हैं? नहीं, अशोकनगर और गुना, ये देखो अब इसके अंदर कंफ्यूज। तुमैन अभिलेख लोकेशन दिखाते हैं। तुमैन अभिलेख, एक मिनट, हाँ मैं चार्ज पे लगा दूं, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। वेट करिए।
क्या लिखा है यहाँ पे, तुम्बवन, तुमैन को क्या बोला जाता है, एक तो तुम्बवन भी बोला जाता है, ठीक। तुम्बवन इज अ विलेज इन अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। तुमैन अभिलेख, एक मिनट रुको। अच्छा, गुना इसलिए निकल गया था क्योंकि वो उससे अशोकनगर को गुना से अलग करके बनाया गया था, सॉरी। तुमैन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्त, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई तुमैन अभिलेख का संबंध किससे है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है क्या है, तुमैन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्त। देखो, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ग्वालियर, और बाकी तो ये सारी चीजें हमारे कोई काम की नहीं है। नॉट वर्किंग, चलिए ठीक है, अशोकनगर याद रखिएगा। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के तुमैन अभिलेख से, गुना जिले के तुमैन अभिलेख से, इसमें गुना जिला लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो हो सकता है इन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। यहाँ पे तो आप लिख लीजिए तुमैन अभिलेख, तुमैन शिलालेख, तुमैन शिलालेख, तुमैन शिलालेख से तुम्बवन के शासक, तुम्बवन के शासक, तुम्बवन के शासक घटोत्कच गुप्त, घटोत्कच गुप्त, ठीक। और एंड मंदसौर से प्राप्त अभिलेख से, देखो तुमैन शिलालेख से क्या प्राप्त हो रहा है, तुम्बवन के शासक घटोत्कच गुप्त का वर्णन मिल रहा है, लेकिन ये जो तुमैन अभिलेख है वो किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से संबंधित है। तो आप तुमैन अभिलेख अगर आया तो आप क्या लगाओगे, कुमारगुप्त लगाओगे, ठीक। तुमैन अभिलेख का डायरेक्टली संबंध कुमारगुप्त से है। और किसके बारे में, मंदसौर से प्राप्त अभिलेख में, और एक व्यक्ति का नाम आता है बंधु वर्मा, तो बंधु वर्मा भी इसी से संबंधित है, और ये बंधु वर्मा के बारे में कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए बता दे रही हूं। मंदसौर से प्राप्त अभिलेख में मंदसौर से प्राप्त अभिलेख में दशपुर में सेनापति, दशपुर में सेनापति बंधु वर्मा, ये बंधु वर्मा को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये आ सकता है, बंधु वर्मा का शासन करने का उल्लेख है, का शासन करने का उल्लेख है, ठीक। बंधु वर्मा कहां से, तुमैन अभिलेख से तुम्बवन के शासक, तुमैन अभिलेख है, तुमैन शिलालेख, उससे तुम्बवन के शासक घटोत्कच गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और मंदसौर से प्राप्त अभिलेख में क्या होता है, दशपुर में जो सेनापति थे कौन, बंधु वर्मा, बंधु वर्मा के भी शासनकाल का उल्लेख मिलता है, ठीक। कुमारगुप्त के कुछ सिक्के कहां से, पूर्वी निमाड़ जिले के बनमाला से मिले हैं,
इसके कुछ सिक्के भी मिले हैं, कहाँ से? बनमाले से। इन सिक्कों में भी मध्य प्रदेश में उनके साम्राज्य विस्तार का पता चलता है। ये जो सिक्के हैं जो बनमाला से मिले हैं, किधर से? बनमाला से। और बनमाला किधर पड़ रहा है? पूर्वी निमाड़ जिले में। तो इससे भी क्या पता चलता है कि हाँ भाई, कुमारगुप्त का जो शासनकाल था वो मध्य प्रदेश में रहा होगा। हमारे लिए उतना कोई काम का नहीं है, हमारे लिए इतना काम का है कि हाँ भाई, कुमारगुप्त का संबंध मध्य प्रदेश से डायरेक्टली रहा है। घटोत्कच गुप्त को याद रख लेना, तुमैन अभिलेख को याद रखिएगा। तुमैन अभिलेख के साथ साथ आपको किसको याद रखना है? बंधु वर्मा को याद रखना है। नोट करिए फटाफट। फिर 2 शासक बचे हैं इंपॉर्टेंट, जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? प्रमुख स्थल देखेंगे गुप्त काल के, जो आते हैं एग्जाम में। हो गया बेटा नोट डाउन? आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है। कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त के जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमोह से। तो ये जो दमोह में जो सिक्के प्राप्त हुए स्कंदगुप्त के, इससे उसके मालवा, विंध्य प्रदेश और महाकौशल क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई, इसके सिक्के हमको कहाँ से प्राप्त हुए? दमोह से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि स्कंदगुप्त का जो शासनकाल था वो मालवा, विंध्य प्रदेश और महाकौशल क्षेत्र पर भी अधिकार करता था, या अधिकार था उसका। उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद तो क्या हुआ? गुप्त वंश में कोई प्रतापी शासक आया ही नहीं। ठीक, स्कंदगुप्त जो था वो गुप्त काल का सबसे प्रतापी शासक था, लास्ट। ठीक, उसके बाद फिर आए भानुगुप्त, और भानुगुप्त के बाद बस एंड। स्कंदगुप्त कहां से? दमोह से। दमोह से प्राप्त सिक्के में इनका या स्कंदगुप्त का स्कंदगुप्त के मालवा, विंध्य प्रदेश, मालवा, विंध्य प्रदेश तथा महाकौशल क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है। ठीक, कहां से प्राप्त हुए हैं स्कंदगुप्त के सिक्के? दमोह जिले से प्राप्त हुए हैं। दमोह जिले से प्राप्त होने के साथ साथ उन सिक्कों पर कुछ न कुछ वर्णित होगा, तो उससे हमको क्या पता चलता है कि इनका जो शासक वो था, साम्राज्य विस्तार, वो मालवा, विंध्य प्रदेश तथा महाकौशल क्षेत्र पर भी था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं भानुगुप्त। ये जो सीक्वेंस है वो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। इसके बाद जो हम प्रमुख स्थल पढ़ेंगे उनको याद रखना ज्यादा जरूरी है। भानुगुप्त के शासन तथा शाती प्रथा के प्रथम साक्ष्य की जानकारी सागर के एरन अभिलेख से मिलती है। तो इनके बारे में जानकारी हमको कहां से मिल रही है? एरन अभिलेख से मिल रही है। एरन अभिलेख से हमको 2 चीज की जानकारी मिल रही, एक तो भानुगुप्त की शासनकाल की, ठीक, और दूसरा सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य की जानकारी। ये इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए वो किससे मिलती है? एरन अभिलेख से मिलती है। सती प्रथा के प्रथम
साक्ष्य की जानकारी। साक्ष्य की जानकारी। सागर जिले के, ये कहाँ पड़ रहा है? सागर में। ठीक, एरन अभिलेख से दो जानकारी मिलती है, एक तो भानुगुप्त के शासनकाल की जानकारी मिलती है और दूसरा किसकी जानकारी मिलती है कि हाँ भाई सती प्रथा जो थी उसके प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एरन अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। नोट डाउन करिए। हो जाए तो बता देना। हो गया? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, गुप्त काल में जो हमको अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अलग अलग प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से मिले हैं और उसके अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है, ये हमको याद रखना है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं? अब मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख, गुप्तकालीन अभिलेख। हेडिंग डालिएगा, गुप्तकालीन अभिलेख। गुप्त काल के प्रमुख अभिलेख। जैसे फर्स्ट अभिलेख अगर अपन देखें तो जो पहला अभिलेख है, पहला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। अब मंदसौर अभिलेख, मंदसौर किधर पड़ रहा है हमारा? पश्चिमी मालवा में। मालवा का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे? मंदसौर पढ़ेंगे। तो इसका जो लोकेशन है वो कहाँ लिखेंगे हम? पश्चिम मालवा में स्थित, पश्चिमी मालवा में स्थित मंदसौर अभिलेख, पश्चिमी मालवा में स्थित। इसके अंदर क्या मिलता है? मंदसौर का नाम, मंदसौर का नाम क्या मिलता है? दशपुर मिलता है। मंदसौर अभिलेख में मंदसौर जो आज का मंदसौर है उसके अंदर उसका नाम क्या मिलता है? दशपुर मिलता है। नाम क्या मिलता है? दशपुर मिलता है, मंदसौर का नाम। ठीक, नाम क्या हो गया? दशपुर मिलता है। सेकेंड चीज, मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। यह क्वेश्चन आता है कि रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तब उसका आंसर है आपका मंदसौर अभिलेख। ठीक, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ से मंदसौर अभिलेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की, रेशम बुनकरों की जानकारी। रेशम बुनकरों की जानकारी से इन द सेंस कि हाँ भाई उस टाइमिंग में भी क्या था, रेशम जो था वो एक वैल्यूएबल मटेरियल था और उसके अंदर बुनाई का, कढ़ाई का काम होता था। ठीक, तो फर्स्ट नाम क्या हो गया हमारे पास कि हाँ भाई मंदसौर का नाम तो हमको दशपुर मिल गया। सेकंड चीज हो गई हमको रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। थर्ड चीज हो गई हमारे पास सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। मंदसौर अभिलेख से क्या क्या लिखा है? सूर्य मंदिर निर्माण, सूर्य मंदिर निर्माण। निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये तीनों ही चीज जो मैंने लिखाई है, तीनों ही पॉइंट, ये तीनों ही पॉइंट 3 क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं। पहली बात कि मंदसौर का नाम दशपुर किस अभिलेख में मिलता है, तो वो हमने याद कर लिया कि हाँ भाई मंदसौर अभिलेख में मिलता है।
सेकेंड क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी शिलालेख, सांची अभिलेख या एरन अभिलेख। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशम बुनकरों की जानकारी के बारे में हमको मंदसौर अभिलेख में लिखा है। उसी प्रकार से सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी हमको कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ठीक, नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन, आगे बढ़े। यस मैम, हो गया। ठीक है, फर्स्ट अभिलेख देख लिया हमने, मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट अभिलेख देखते हैं हम, उदयगिरी शिलालेख। उदयगिरी कहाँ पड़ता है? विदिशा। राइट, उदयगिरी। उदयगिरी शिलालेख। उदयगिरी शिलालेख, उदयगिरी की लोकेशन क्या हो गई? विदिशा। उदयगिरी, विदिशा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। तो उदयगिरी शिलालेख में किसका उल्लेख मिला है? पार्श्वनाथ की मूर्ति को स्थापित करने का उल्लेख मिला है। किसके द्वारा? शंकर नाम के व्यक्ति के द्वारा। तो हम ये पूरा सेंटेंस नोट डाउन कर लेते हैं। शंकर नामक व्यक्ति द्वारा, शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर, मतलब कहाँ? विदिशा, उदयगिरी में। इस स्थान पर पार्श्वनाथ, एक मिनट, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। स्थापित किए जाने का उल्लेख है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई, पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख किस शिलालेख में वर्णित है? तो आपको पता होगा ये जैन धर्म को समर्पित है क्या? ये गुफाएं जो उदयगिरी की जो गुफाएं बिल्कुल जैन धर्म को समर्पित है, जैन धर्म से संबंधित है उदयगिरी, विदिशा। ठीक है, तो पार्श्वनाथ की मूर्ति उदयगिरी। तीसरे पे आते हैं हम। चलो इसकी एक बार लोकेशन दिखा दी जाए, उदयगिरी। उदयगिरी केव्स लोकेशन, उदयगिरी, विदिशा, रायसेन। ये देखो कुछ इस प्रकार की गुफाएं हैं। सांची बौद्ध धर्म से संबंधित है ये तो। देखो विकिपीडिया पे, उदयगिरी केव्स आर द सेट ऑफ 2 लो हिल्स नियर बेतवा रिवर। उदयगिरी की गुफाएं, लेकिन अभी अपन उदयगिरी की गुफाएं नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन उदयगिरी शिलालेख पढ़ रहे हैं। उदयगिरी की गुफाएं भी आएगी, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज मत हो। रुको जरा, उदयगिरी शिलालेख पढ़ रहे हैं। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन,
इंस्क्रिप्शंस ऑफ उदयगिरी। चलो इसको खोल के देखते हैं क्या लिखा है। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उदयगिरी, लेकिन इसमें लिखा बहुत सारा है। हमारे लिए तो कुछ काम का नहीं है, हमारे लिए जो काम का है वो देखो, उदयगिरी की जब गुफाओं की बात करेंगे तब वो पढ़ लेंगे। ओल्डेस्ट हिंदू एंड आइकोनोलॉजी रिलेटेड टू वैष्णविज्म, शैविज्म एंड शक्तिज्म। इसमें तीनों की तीनों, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और शक्ति धर्म, ये तीनों के बारे में उसके अंदर वो जो गुफाएं हैं उसके अंदर उल्लेख मिलता है। हम सिर्फ जैन धर्म को नहीं बोल सकते। देखो, बट मोर आर्टिफिशियल रिलेटेड टू हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। हिंदुइज्म में कौन सी? ये वैष्णव, शैव और शक्तिज्म, और जैनिज्म मतलब जैन से भी रिलेटेड है। सिंपल सी बात यह है, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। शिलालेख पढ़ रहे थे हम, उदयगिरी शिलालेख कहाँ पढ़ रहा था? विदिशा में। नेक्स्ट पे जाते हैं हम सांची। सांची अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? सांची, लोकेशन तो बताओ। रायसेन। ठीक है, सांची अभिलेख रायसेन। अब ये जो सांची अभिलेख है इसके अंदर क्या लिखा है? अभिलेख के अंदर क्या वर्णित है? हरि स्वामिनी द्वारा यहाँ के आर्य संघ को धनदान दिए जाने का उल्लेख है। अभी हम सांची स्तूप नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सांची में जो अभिलेख है वो पढ़ रहे हैं। उसके अंदर किस चीज का वर्णन है? हरि स्वामिनी द्वारा यहाँ के आर्य संघ को, हरि स्वामिनी कोई व्यक्ति होंगी जिनके द्वारा क्या हुआ था, वहां का जो आर्य है उनका जो संघ बना हुआ था उनको उन्होंने क्या किया था? धन का दान किया था। उसका उल्लेख मिलता है हमको सांची के अभिलेख में। किसके द्वारा? हरि स्वामिनी द्वारा। हरि स्वामिनी द्वारा यहाँ के आर्य संघ को, यहाँ के आर्य संघ को धनदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। धनदान, धनदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है सांची अभिलेख से। ठीक, सांची अभिलेख कहां पर? रायसेन में। यहां पर किसका उल्लेख मिलता है? हरि स्वामिनी नाम की व्यक्ति द्वारा आर्य संघ को धनदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। क्लियर? आगे बढ़े, नोट डाउन करो। चलो आज एटलीस्ट अभिलेख तो पूरे ही कर ले, फिर कल संबंधित स्थल बचेंगे। इतना कंप्लीट हो गया? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एरन अभिलेख। एरन की लोकेशन कहां? हेमा? सागर। ठीक, एरन अभिलेख कहां पर? सागर में। एरन अभिलेख में क्या दर्शाया गया है? हूणों की उपस्थिति,
मतलब हूणों ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो किस अभिलेख में दर्शाया गया है? एरन अभिलेख में वर्णित है। हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। हूण जो ट्राइब हुई आई थी हमारे भारत में जिन्होंने आक्रमण किया था, उसकी उपस्थिति को किस अभिलेख में दर्शाया गया है, या हूणों के बारे में कहाँ वर्णन मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। या आता है क्वेश्चन, हूणों की उपस्थिति को किस अभिलेख में दर्शाया गया है, या हूणों की उपस्थिति का साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, या हूण आए थे भारत में, ये कहां से पता चलता है? तो वो एरन अभिलेख से पता चलता है। ठीक, 5th नंबर पे आते हैं हम, सुपिया का लेख। सुपिया का लेख, सुपिया का लेख मिला है हमको रीवा से। कहां से? रीवा से। अब ये जो सुपिया का लेख है रीवा, इसके अंदर हमको क्या मिला है? गुप्त शासकों की जो वंशावली है, गुप्त शासकों की जो वंशावली है वो घटोत्कच के समय से प्राप्त होती है। घटोत्कच गुप्त हमने अभी भी देखा था कुमार गुप्त में, तुमैन अभिलेख के अंदर घटोत्कच गुप्त के बारे में। तो हमको इसके अंदर क्या प्राप्त होती है? गुप्त वंश की वंशावली। गुप्त वंश की वंशावली घटोत्कच के समय से प्राप्त होती है कि हाँ भाई इसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इसका पुत्र कौन, इसके बाद राजा कौन बना। इस प्रकार से इसकी जो पूरी वंशावली है गुप्त वंश की, वो कहाँ से प्राप्त होती है? सुपिया के लेख से प्राप्त होती है, जो हमें कहाँ से मिला है? रीवा जिले से मिला है। गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से प्राप्त होती है। ठीक, ये भी आता है कि हाँ भाई गुप्तों की वंशावली किस अभिलेख से या किस लेख से प्राप्त होती है। इतना ही आएगा। जैसे हूणों की उपस्थिति किस अभिलेख में है, गुप्तों की वंशावली की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखना है। एक तो जैसे सुपिया का लेख है तो आपको उसकी लोकेशन याद रखना है कि रीवा से मिला है, और नॉर्मल था कि हाँ भाई गुप्तों की वंशावली के बारे में हमको वर्णन सुपिया के लेख से मिलता है। नोट डाउन करो। एक और है 6th वाला, यही लिख लेते हैं। तुमैन अभिलेख अशोकनगर, तुमैन अभिलेख अशोकनगर। ठीक, तुमैन अभिलेख से हमको क्या प्राप्त हुआ है? राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बतलाया गया है। तुमैन अभिलेख में, जो तुमैन अभिलेख हमको कहां से प्राप्त हुआ? अशोकनगर से। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है? राजा को किसकी भांति बतलाया है? शरदकालीन सूर्य की भांति। राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बतलाया गया है। किसमें? तुमैन अभिलेख में। 3 चीजें याद रखिए। तुमैन अभिलेख कहाँ से मिला? अशोकनगर से मिला, जिसके अंदर राजा को, वहां के जो राजा है उनको क्या बताया गया है? शरदकालीन सूर्य की भांति बतलाया गया है। हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े। यस मैम। याद भी हो रहा है कुछ कुछ, या बस लिखे जा रहे हो? मैम अभी सिर्फ लिख रहे हैं। अच्छा, अभी सिर्फ लिख रहे हो, तो फिर कल याद करके भी आइएगा, क्योंकि कल हम पूछेंगे। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। गुप्त काल के संबंधित प्रमुख स्थल। अब हम सिर्फ स्थल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक, स्थल पढ़ते तक टाइम तो है ना सबके पास? किसी को कहीं जाना तो नहीं है? बोलो।
कंटिन्यू करें या क्लास ऑफ करें? बोलो बेटा, कर ले कंटिन्यू? हाँ कंटिन्यू। गुप्त काल से संबंधित प्रमुख स्थल, गुप्त काल से संबंधित पढ़ रहे, ठीक है। गुप्त काल से संबंधित प्रमुख स्थल, जिसमें पहला स्थल आता है सांची के बौद्ध स्तंभ। सांची के बौद्ध स्तंभ जो है वो कहां से प्राप्त हुए हमको? रायसेन से, जिसके अंदर गुप्त काल के जो मंदिर है तथा बौद्ध के जो स्तंभ है वो प्राप्त हुए हैं। तो पहला हो गया हमारे पास प्रमुख स्थल में सांची के बौद्ध स्तंभ। सांची के बौद्ध स्तंभ, सांची के बौद्ध स्तंभ हमको कहां से प्राप्त हुए हैं? जिला रायसेन, ठीक। रायसेन की लोकेशन बताओ सुमित, किधर पड़ता है रायसेन? किधर पड़ता मतलब नॉर्थ साइड में पड़ता है, साउथ साइड में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है, सेंटर में पड़ता है? ये भोपाल के बाजू में ईस्ट कह सकते हैं। ईस्ट कह सकते हैं। हाँ, भोपाल होशंगाबाद से इसकी सीमा टच करती है और इससे सीहोर से भी सीमा बनाता है। किस संभाग में आएगा? ये भोपाल संभाग में आ सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता। ठीक है, रायसेन। ये देखो जिला रायसेन, एमपी का ही मैप देखो तो ही समझ में आएगा। ये देखो ये वाला जिला, ये वाला जो है ना, ये क्या कहलाता है? रायसेन कहलाता है। ये इसी रायसेन में हमने क्या देखे? सांची के बौद्ध स्तंभ जो है। अगर अपन यहाँ भोपाल चले जाएं, ये वाला जो है, ये अपन भोपाल चला जाए तो भोपाल से इसकी सीमा लगती है रायसेन की। भोपाल अगर कभी घूमने जाओ तो हम रायसेन भी जा सकते हैं। तो रायसेन से क्या लग जाएगा? हमारे सांची के बौद्ध स्तूप हमको वहां पर मिल जाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो सीहोर है, ये भी भोपाल से सीमा बनाता है, शाजापुर भी बनाता है, राजगढ़ भी बनाता है, विदिशा भी बनाता है। मतलब ये जो पांचों के पांचों स्टेट है, पांचों के पांचों ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो किससे सीमा बनाते हैं? भोपाल से सीमा बनाते हैं और ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए सांची के बौद्ध स्तंभ रायसेन में, रायसेन की लोकेशन दिखा दी गई है आपको कि रायसेन कहां पड़ता है। यहां से हमको क्या मिला है? गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर एंड बौद्ध स्तंभ, बौद्ध के क्या हुए हैं? स्तंभ प्राप्त हुए हैं। सांची के बौद्ध स्तंभ, सांची से हमको सांची रायसेन बौद्ध स्तंभ प्राप्त हुए और गुप्तकाल के मंदिर प्राप्त हुए। द सेकेंड वन इज उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी शिलालेख देखा अभी हमने, जैसे अभी आप उदयगिरी की गुफाएं बोल रहे थे। उदयगिरी शिलालेख देखा हमने, वो भी विदिशा। तो उदयगिरी की गुफाएं भी कहाँ? विदिशा। तो उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं कहां पर पड़ रही है? विदिशा में। मैं एक एक चीज की लोकेशन बार बार बोल रही हूँ, आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उदयगिरी को आप राजगढ़ लगा कर आओ, उदयगिरी को विदिशा में लगाना है। उदयगिरी की गुफाएं कहां पड़ रही है? विदिशा में पड़ रही है। अब ये जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये किससे किससे संबंधित है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से
तथा जैन धर्म से। उदयगिरी की गुफाओं का संबंध शैव धर्म से भी है, वैष्णव धर्म से भी है और जैन धर्म से भी संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित। उदयगिरी की गुफाओं में एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर शेषशाही प्रतिमा है। किसकी? विष्णु जी की। विष्णु की शेषशाही प्रतिमा कहां से मिली है? उदयगिरी की गुफाओं में। ठीक, उदयगिरी की गुफाओं के बारे में उसकी लोकेशन, शैव धर्म, वैष्णव धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित, और विष्णु की शेषशाही प्रतिमा का वर्णन मिलता है हमको उदयगिरी की गुफाओं से। नोट डाउन करो फटाफट। और एक और चीज लिख लो इसमें जो गुफा नंबर 1 है उसका निर्माण रामगुप्त ने करवाया है। गुफा नंबर 1 का निर्माण किसने करवाया? रामगुप्त ने। और गुफा नंबर 20 का निर्माण गुफा नंबर 20 का निर्माण कराया है कुमारगुप्त ने। ठीक, ये दो चीज भी हमको याद रखना है। इसीलिए रामगुप्त और कुमारगुप्त, इसीलिए उदयगिरी का सीधा संबंध हम किससे मानते हैं? गुप्त काल से मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुफाओं का निर्माण भी किसने करवाया है? यहाँ के जो राजा हुए उन्होंने किया है। याद रखिएगा, विष्णु की शेषशाही प्रतिमा उदयगिरी की गुफाओं में है। उदयगिरी की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 1 का निर्माण रामगुप्त ने करवाया और गुफा नंबर 20 का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया। लिखिए फटाफट। यहाँ सांची में बौद्ध स्तंभ अकेले वो स्तूप नहीं है? नहीं, सांची में बौद्ध स्तूप है ना पूरा, लेकिन देखो बेटा। नहीं, अभी इसमें। हाँ, इसके अंदर बौद्ध स्तंभ का निर्माण, जैसे सांची का जो स्तूप है ना वो पूरा का पूरा गुप्त काल में नहीं बना है। उसके अंदर जो आजू बाजू की जो रेलिंग्स है वो शुंग वंश के अंदर शुंग शासकों ने बनवाई है। तो मतलब उसके अंदर उसको हम अलग अलग डिफाइन करके पढ़ेंगे। जब हम सांची के स्तूपों को पढ़ेंगे ना अलग से, तब उसके अंदर सारी चीजें आएगी कि हाँ भाई इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है, इसका निर्माण शुंग काल में हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, तो बौद्ध स्तंभ जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। चलिए ठीक है, कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। वो राजपूत वो तोरण द्वार वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, द्वार वाला, और उसकी आजू बाजू की जो रेलिंग्स है उसका निर्माण शुंग शासक ने करवाया है। सांची के स्तूप का निर्माण वो अशोक के टाइम पे हुआ है। ये सारी चीजें ऑलरेडी कनेक्टेड है, सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज आती है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। सबसे पहली बात तो आएगी ये नचना कुठार किसके लिए फेमस है, पार्वती मंदिर किधर है और ये किस काल से संबंधित है। ठीक, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर किधर है? अजयगढ़ पन्ना, अजयगढ़ पन्ना, इसकी लोकेशन याद रखिएगा, अजयगढ़ पन्ना। ये क्वेश्चन फेमस है और आता भी है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, तो आपको लगाना है गुप्त काल,
उसकी लोकेशन याद रखना है, कहां पर है, पन्ना में है। ठीक। और ये जो नचना कुठार मंदिर है, इसको एक और चीज भी बोलते हैं, चौमुखनाथ शिवालय भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, चौमुखनाथ शिवालय। चौमुखनाथ शिवालय। ठीक। अगर नेट पर अवेलेबल होगा तो आपको दिखा देते हैं नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार टेम्पल, ये देखो कुछ इस प्रकार का टेम्पल है। ये देखिए, ये वाला जो मंदिर है वो क्या कहलाता है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो कहां पर है, अजयगढ़ पन्ना में। इसकी आकृति कुछ कुछ भोजपुर टाइप की है, जहां पर भोजपुर का जो शिवलिंग है, यहाँ पर भी ये देखो इन लोगों ने क्या किया है, पत्थरों को जोड़ जोड़ के मंदिर का निर्माण करवाया है। पत्थरों को जोड़ जोड़ के, ये एक एक पत्थर एक के ऊपर एक, और उसके बाद इसकी हेल्प से क्या किया है उन्होंने, मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक। नचना कुठार पार्वती मंदिर कहां पर, अजयगढ़ पन्ना। ठीक, आगे बढ़े। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब आगे। फोर्थ नंबर पे आता है भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का जो शिव मंदिर है ये है नागौद सतना में। नागौद सतना। ठीक, नागौद सतना। ये भी क्वेश्चन फेमस है क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, गुप्तकालीन स्थल है। गुप्त काल में जो स्थल प्राप्त हुए थे या गुप्त काल के में जो संबंधित स्थल है वो। अब ये भी आ जाता है कि हाँ भाई भुमरा का शिव मंदिर किस जिले में है या कहाँ पर पड़ता है, तो क्या है, नागौद सतना। अब यहाँ की एक विशेषता, यहाँ पर क्या है, एक मुखी शिवलिंग है। यहाँ पर है एक मुखी शिवलिंग। एक मुखी शिवलिंग है। ठीक, भुमरा का शिव मंदिर। हो सकता है ये भी अवेलेबल हो, देख ले इसको भी। देखो भुमरा शिव टेम्पल है अवेलेबल। ये है भुमरा का शिव मंदिर, हिंदू टेम्पल। नहीं, ये दिख तो नहीं रहा। टेम्पल सतना। भुमरा सतना, ये कुछ इस प्रकार का मंदिर होगा।
श्राइन क्लियर दिया नहीं है इसमें। भोजपुर, भुमरा शिव टेम्पल। अच्छा, एक मुखी शिवलिंग, ये देखो कुछ इस प्रकार की शिवलिंग होगी वो भुमरा के शिव मंदिर में, जो किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। इसको उठा के वहीं पे ले चल लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। चलिए, एक नेक्स्ट पॉइंट बचा है, 5th वाली जो प्लेस है, तिगवा का मंदिर। तिगवा का मंदिर, तिगवा का मंदिर। ये तिगवा का मंदिर है कटनी। तिगवा का मंदिर कटनी, ठीक। यहाँ पर क्या है? कंकाली देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का? कंकाली देवी। कंकाली देवी का मंदिर। तिगवा टेम्पल सर्च कर लें एक बार, मिल जाए तो। तिगवा, देखो कंकाली देवी, श्री कंकाली देवी टेम्पल ऑफ माँ चामुंडा, तिगवा, मध्य प्रदेश। ये कुछ इस प्रकार का, ये जो दिखाई दे रहा, ये जो है, ये है तिगवा कंकाली देवी का मंदिर। चलो इसको भी क्रॉप करके अपने पेज पर ले जाएं, थोड़ा सा जूम करके देख लेंगे। एड टू करेंट पेज। ये है कंकाली देवी माता का मंदिर। ठीक, ये हो गया हमारा कंकाली देवी का मंदिर। तिगवा का मंदिर कटनी। और क्या चीज थी यहाँ पर? कंकाली देवी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर एक मकर वाहिनी गंगा या कच्छ यमुना के नाम से भी फेमस है। मकर वाहिनी गंगा, मकर वाहिनी गंगा या कच्छ यमुना। कच्छ यमुना भी तिगवा के मंदिर में प्रसिद्ध है, जो कटनी में। ठीक, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी गुप्त काल के प्रमुख स्थल। तो गुप्त काल में हमको आज बहुत सारा डेटा मिला जो आपको कल याद करके आना है, क्योंकि मैं पूछूंगी। ठीक, तो आज हमने क्या कर लिया? गुप्त काल से संबंधित प्रमुख स्थल पढ़ लिए। प्रमुख स्थलों में क्या क्या पढ़ा हमने? सांची के बौद्ध स्तूपों के बारे में पढ़ा, उदयगिरी की गुफाओं के बारे में पढ़े, नचना कुठार का मंदिर पढ़ा, भुमरा का शिव मंदिर पढ़ा और तिगवा का मंदिर पढ़ा। ठीक, उसके पहले हमने क्या पढ़े? गुप्त काल के अभिलेख पढ़े, जैसे मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी शिलालेख, सांची अभिलेख, एरन अभिलेख, सुपिया का लेख और तुमैन अभिलेख। और हमने क्या पढ़ा? गुप्त काल के शासकों के बारे में पढ़ा। इनमें किसी को कोई परेशानी